Hello viewers, today we have the practice work. I have taken the questions for your practice from preposition, from linking words, and some questions are from subject-verb agreement. That is already you have studied. 12 questions are visible on your screen. You start doing the answer. I am going to deal with the sentences one by one, and you please try to check your answer that is tallied with my answer or not. If your answer is tallied with me, it's a matter of happiness for both of us. And if there is an error, naturally, this provides you the chance to learn it, to cram it, to remember it. So without wasting the time, let us start the practice session. The first one is insert preposition given in the brackets. ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशन दिया हुआ है और हमें चुनकर उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज व्हाई वाइज पीपल एब्स्टेन स्पेस इट. अब जरा यहां पर देखें, एब्स्टेन, ये एब्स्टेन आपका वर्ब है. इसका अर्थ होता है परहेज करना. आप जानते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के साथ स्पेशली हमें प्रीपोजिशन को मस्तिष्क में रखना पड़ता है. एब्स्टेन वर्ब है और इसका अर्थ होता है परहेज करना. अगर इसको आप नाउन बनाएंगे, जैसा कि वर्ड्स फॉर्मेशन नामक चैप्टर में आपने सीखने की कोशिश की थी, तो एब्स्टेन का नाउन फॉर्म हो जाएगा एब्स्टिनेंस. और आप जानते हैं कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव में कोई अर्थ के दृष्टिकोण से अंतर नहीं आता, उसके अस्तित्व के कारण अंतर बनता है. तो एब्स्टेन हमेशा जिस प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करता है वह है फ्रॉम. तो सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम. अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज व्हाई वाइज पीपल एब्स्टेन फ्रॉम इट. सेकंड वन, शिवांशु इज एक्यूरेट. एक्यूरेट एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है बिल्कुल सही, और ये हमेशा बर्दाश्त करता है इनको. एक्यूरेट जहां भी आप इस्तेमाल करें, इनका प्रयोग करें. एब्स्टेन जहां भी प्रयोग करें, मस्तिष्क में रख लें, उसके साथ फ्रॉम ही होगा. शिवांशु इज एक्यूरेट इन स्टैटिस्टिक्स. थर्ड क्वेश्चन, the public accused the officer. The public accused the officer. Accused आपका वर्ब का यहां पर सेकंड फॉर्म है. सेंटेंस पास्ट इन डेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है. accuse वर्ब है और इसका अर्थ होता है आरोप लगाना. accuse मीन्स आरोप लगाना. इसका सेकंड फॉर्म accused, थर्ड फॉर्म accused, और ये हमेशा बर्दाश्त करता है ऑफ को. accuse ऑफ. अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गई. द पब्लिक accused the officer of accepting bribe. आप यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यदि कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए, जैसे आप ऑफ के बाद देख रहे हैं कि एक वर्ब है एक्सेप्टिंग, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आए टू को छोड़कर, तो उस वर्ब में हमें आईएनजी लगा देना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई शब्द आता है तो वह नाउन होता है, और हम जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा देने से वह शब्द वर्ब नहीं रह जाता, वह नाउन बन जाता है या फिर एडजेक्टिव बन जाता है, जैसा आप इसका इस्तेमाल करना चाहें. अगले सेंटेंस को देखें. बीवेयर वर्ब है, सेंटेंस इंपरेटिव है. आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है. बीवेयर का मतलब होता है सजग होना, सावधान होना, और यह हमेशा ऑफ को बर्दाश्त करता है.
Beware of these ferocious dogs. Beware of these ferocious dogs. Ferocious means खतरनाक, भयानक. इन खतरनाक भयानक कुत्तों से सावधान रहें. भाव कुछ ऐसा है. अगले सेंटेंस की तरफ मूव करें. बाकी आप लोग मिलाते भी चलेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं. आई ऑफन ड्रीम्ड. ड्रीम वर्ब है. यहां पर वर्ब की तरफ प्रयोग किया गया है, हालांकि ड्रीम नाउन भी होता है. तो ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, यहां पर ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है. आई ऑफन ड्रीम्ड, और ड्रीम जो है हमेशा ऑफ को बर्दाश्त करता, तो हमें लिखना चाहिए आई ऑफन ड्रीम्ड ऑफ ज्वाइनिंग फिल्म्स व्हेन आई वाज इन माय टीन्स. जब मैं अपने टीन्स वाली अवस्था में था, यानी 13 से 19 साल के बीच की अवस्था में था, तो मैं प्रायः सपना देखा करता था फिल्म को ज्वाइन करने का. भाव कुछ ऐसा है. द प्रिजनर एस्केप्ड. अगले सेंटेंस को देखें. एस्केप मीन्स पलायन करना, या दूसरे शब्दों में भाग जाना. एस्केप आपका वर्ब है, अर्थ होता है भाग जाना, और यह हमेशा बर्दाश्त करता है फ्रॉम को. द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन. कैदी कैद खाने से, जेल से भाग गया, कुछ इस तरह का भाव है. तो एस्केप हमेशा फ्रॉम को बर्दाश्त करता है. और एक बार आप जिन शब्दों को जिस प्रीपोजिशन के साथ हमसे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि जिंदगी भर वह मस्तिष्क में बन जाए, ताकि दोबारा जब आपकी इन शब्दों से मुलाकात हो तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए. अगला सेंटेंस देखें. बॉइल्ड वाटर बिकम्स फ्री. बॉइल्ड वाटर बिकम्स फ्री. अब ये बिकम्स फ्री है, स्वतंत्र हो जाना. तो किसी भी चीज से जब स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं हम, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. बॉइल्ड वाटर बिकम्स फ्री फ्रॉम जर्म्स. आशय क्लियर होगा. सेंटेंस इज वेरी इजी. Boiled water becomes free from germs, hence it is safe for drinking. Boiled water जो होता है वह जर्म्स उस वाटर में नहीं पाया जाता, जर्म फ्री होता है वो वाटर, इसलिए वह पानी पीने योग्य होता है, सेफ होता है. अगले सेंटेंस को देखें. फ्री आपका एडजेक्टिव की तरह यहां पर काम कर रहा. अनिकेत फॉन्डनेस. फॉन्डनेस, फॉन्डनेस किसी भी शब्द में, या आप इसे यूं समझें कि किसी एडजेक्टिव में यदि हम नेस लगा देते हैं जो कि आपका सफिक्स है, तो वह नाउन बन जाता है. किसी भी एडजेक्टिव में यदि नेस का प्रयोग किया जाए तो वह एडजेक्टिव नहीं रह जाता, वह नाउन बन जाता है. जैसे ग्रेट एडजेक्टिव है, अगर आपने कहा ग्रेटनेस तो वह नाउन बन जाता. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यदि आपने कहा ब्यूटीफुलनेस तो वह नाउन बन जाता. ठीक उसी तरह से फॉन्ड शौकीन होने का सेंस देता है, शौक होने का सेंस देता है. अब इसमें फॉन्डनेस कर दिया गया तो यह नाउन हो गया. और ऐसी स्थिति में कौन सी प्रीपोजिशन उचित होगी? अनिकेत फॉन्डनेस फॉर मूवीज. करेक्ट. यहां पर आएगा प्रीपोजिशन अनिकेत फॉन्डनेस फॉर मूवीज इज नोन टू एवरीवन. वही अगर एडजेक्टिव होता फॉन्ड तो हम वहां पर इस्तेमाल करते ऑफ का, क्योंकि नाउन हो गया तो हमें फॉर का प्रयोग करना पड़ा. ऑल आर फैमिलियर. ऑल आर फैमिलियर बहुत सिंपल सा वर्ड है. ऑल आर फैमिलियर, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे विथ को. ऑल आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट वॉर्स cause much destructions. हम लोग इस फैक्ट से वाकिफ हैं कि युद्ध जो है हमेशा बहुत मात्रा में नाश को लाता है, नाश का कारण बनता है. कुछ इस तरह का भाव है. अगले सेंटेंस को देखें. तब तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर दे रहा हूं ताकि बाकी छात्र अपना प्रैक्टिस वर्क को कंटिन्यू रखेंगे. यस, 20 तक विजिबल है. अब आराम से आप 20 तक को कर सकते हैं. द टूरिस्ट अराइव्ड लखनऊ एंड इंडिया.
मैंने आपके साथ प्रीपोजिशन को सिखलाने के क्रम में इस बात को शेयर किया था कि यदि कोई बड़ा में छोटा है तो छोटा के साथ एट और बड़ा के साथ इन। आप मेरा भाव समझ रहे होंगे। इंडिया बड़ा है तो हम इंडिया के साथ इन करेंगे, और लखनऊ छोटा है तो हम लखनऊ के साथ एट करेंगे। दो दो खाली स्थान है तो हमें लिखना चाहिए द टूरिस्ट अराइव्ड एट लखनऊ इन इंडिया। द टूरिस्ट अराइव्ड एट लखनऊ इन इंडिया। अगले सेंटेंस को देखें। द फायर डिप्राइव्ड, डिप्राइव वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर इस्तेमाल किया गया है। नीड नॉट टू से दैट दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट। डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित कर देना, वंचित कर देना, और ये हमेशा वर्ब होने के नाते ये हमेशा बर्दाश्त करता है ऑफ को। द फायर डिप्राइव्ड मिस्टर कुकरेजा ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का तात्पर्य संपत्ति से है। ए ट्रक एंड ए कार कोलाइडेड, ए ट्रक एंड ए कार कोलाइडेड, कोलाइडेड आपका वर्ब है। कोलाइड मीन्स होता है टकरा जाना, और ये हमेशा बर्दाश्त करता है टकराने वाला शब्द विथ से। ए ट्रक एंड ए कार कोलाइडेड विथ ईच अदर एंड द कार टर्न्ड टर्टल। अगला सेंटेंस देखिए। एवरीबॉडी कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर इसको आप नाउन करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा। इस कॉन्ग्रेचुलेट का एक वर्ड और आप सीख लें जिसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, आप चाहें तो झूम करके खूब करें। फेलिसिटेट, FELICITATE, फेलिसिटेट आपका वर्ब है, वही अर्थ देता है जो कॉन्ग्रेचुलेट का अर्थ होता है। कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स मुबारकबाद देना, फेलिसिटेट मीन्स मुबारकबाद देना। कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाता है तो फेलिसिटेट का नाउन फेलिसिटेशन हो जाता है। दोनों एक ही तरह के शब्द हैं और दोनों बर्दाश्त करते हैं ऑन को। एवरीबॉडी कॉन्ग्रेचुलेटेड सीना ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस, कभी भी इसके साथ विथ ना करें, और ना करें, ऑफ ना करें। कॉन्ग्रेचुलेट या फेलिसिटेट बोथ टेक्स ओनली वन सिंपल प्रीपोजिशन एंड दैट इज ऑन। अगले सेंटेंस को देखें। वी आर वेरी अफेक्शनेट, अफेक्शनेट आपका एडजेक्टिव है, प्रेम अर्थ होता है अफेक्शनेट, और ये हमेशा बर्दाश्त करता है टू को। वी आर वेरी अफेक्शनेट टू आवर पेरेंट्स। दे हैव एवर्जन, एवर्जन ये नाउन है। एवर्जन का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना, बुरी तरह से नापसंद करना। दूसरे शब्दों में कहें घृणा करना, कुछ इस तरह का भाव है। दे हैव एवर्जन टू ड्रिंक्स, ये हमेशा टू को बर्दाश्त करता है, नाउन है। अनुष्का ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब होता है फूट जाना, फूट पड़ना। अब इसके साथ में इनटू का प्रयोग करना उचित होगा। इनटू, अनुष्का ब्रस्ट इनटू टीयर्स, अनुष्का ब्रस्ट इनटू टीयर्स, इतना का अर्थ हो जाएगा अनुष्का फूट फूट कर रो पड़ी। अनुष्का फूट फूट कर रो पड़ी, ब्रस्ट इनटू टीयर्स। इस पूरे फ्रेज को याद कर लेना चाहिए। ब्रस्ट इनटू टीयर्स यानी फूट फूट कर रो पड़ना। अनुष्का ब्रस्ट इनटू टीयर्स आफ्टर सीइंग द डेड बॉडी ऑफ हर फादर। The meaning is quite simple and you can understand it easily. Ajay and Vijay are very close. Very close. Adjective की तरफ प्रयोग किया गया है और ये हमेशा to को प्रयोग करेगा। Close to each other. Ajay and Vijay are very close to each other. अजय और विजय जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हैं। इंडियन एथलीट विल कंपीट, कंपीट का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना और ये हमेशा बर्दाश्त करता है प्रीपोजिशन में विथ को। कंपीट विथ, इंडियन एथलीट्स विल कंपीट विथ अदर एथलीट्स इन ओलंपिक्स। कंपीट इज ऑलवेज फॉलोड बाय विथ।
इट गिव्स यू द मीनिंग ऑफ प्रतिस्पर्धा करना। अगले वाक्य को देखें, व्हाट इज द काउज, काउज मीन्स कारण, नाउन है ये, और ये जब भी आएगा तो ऑफ को बर्दाश्त करेगा। व्हाट इज द काउज ऑफ योर एंग्जाइटी, आपकी चिंता का क्या कारण है, कुछ इस तरह का भाव है। और अगला अंतिम सेंटेंस है, माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ऐसा ही एक वर्ड ऊपर भी आ चुका है, तो नेचुरली आंसर इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। द आंसर विल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, उनकी बहुत बड़ी सफलता पर मेरे दोस्त ने उसे मुबारकबाद दिया। द सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट इन डेफिनिट टेंस। आई होप जो 20 सेंटेंस थे प्रीपोजिशन के, यदि आपका 20 में 20 बिल्कुल सही हुआ है तो निसंदेह इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड यू आर लर्निंग। एंड इफ यू हैव कमिटेड एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स और योर गेस इज रॉन्ग, then whatever the right answer I have discussed with you, you must keep inside in your brain. That will be helpful in future when you will try to speak and write the language. These words will help you too much. The next question, just you see, 10 questions आपके सामने हैं, visible हैं, और क्वेश्चन कहता है कि underline suitable conjunctions given in the brackets. कंजक्शंस या लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स, लिंक, लिंक यानी जोड़ने वाले शब्द, वैसे शब्द जो दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ते हो उसको लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। कंजक्शन का काम क्या है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना। ब्रैकेट में सारे वर्ड्स दे रखा हूं, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि एक एक सेंटेंस कैसे आप सीखने के बाद आराम से इस पर अनेकों सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। और निसंदेह यदि आप एक एक सेंटेंस को मस्तिष्क में रखा तो इसके बल पर आप 50-100 सेंटेंस स्वयं से फ्रेम कर सकते हैं, जो कि आपके बोलने और लिखने में अहम भूमिका निभाएगी। जरूरत है आपकी तरफ से कोशिश करने की। जो वर्ड्स डिफिकल्ट होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी डील करता हुआ चलूं। We arrived at the hotel. We arrived at the hotel. Past indefinite. You had gone home before home. You had gone home. डबल होम नहीं होगा, You had gone home. आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, यानी हैड का प्रयोग होता है, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट। वैसी स्थिति में हम बिफोर नामक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो पहला काम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा काम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो नेचुरली आप देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट में हैड का प्रयोग किया गया है। जाहिर सी बात है बिफोर इज नॉट द करेक्ट आंसर, आफ्टर इज द करेक्ट आंसर। We arrived at the hotel after you had gone home. तुम्हारे घर जाने के बाद हम लोग होटल पहुंचे, कुछ इस तरह का भाव है। अगला सेंटेंस को देखें, He completed the work in time. उसने समय पर अपने कार्य को पूरा कर लिया। He had begun late. उसने काम लेट से शुरू किया था। अब इसमें कौन सा उचित होगा? दाऊ, दाऊ का अर्थ हो जाता है यद्यपि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, Therefore मीन्स इसलिए, तो कौन सा वर्ड सुटेबल होगा? वर्ड सुटेबल हो जाएगा thou. He completed the work in time, thou he had begun late. हालांकि यद्यपि उसने कार्य देर से प्रारंभ किया था, लेकिन उसने अपने काम को समय पर पूरा कर लिया। Walk carefully in the dark. अंधेरे में ध्यान से चलो। You should fall flat. बहुत सुंदर क्वेश्चन। यहां पर आप देख रहे हैं should आया है, और should is always followed when lest is used. lest का अर्थ हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि, so that का अर्थ हो जाता है ताकि। आपने इसे may और might को सीखने में सीखा था, और therefore इसलिए। तो हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल साफ साफ मिल रहा है। lest, walk carefully in the dark lest you should fall flat. अगले सेंटेंस को देखें, I shall opt for English.
मैं अंग्रेजी भाषा का चुनाव करूंगा। स्पेस यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हो। सो का अर्थ होता है इसलिए, इफ यानी यदि, और अनलेस का अर्थ हो जाता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो जाहिर सी बात है इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा सुटेबल है आई शैल ऑप्ट फॉर इंग्लिश इफ यू टीच मी। आपने कंडीशनल सेंटेंस सीखा था, उस जगह पर बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस थी। ही टुक मेडिसिन, उसने दवा लिया। ही माइट गेट वेल, वह ठीक हो जाए। अब जरा देखें ऑप्शन में क्या है, एज, एज यानी जैसा कि, ओनली, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, और सो दैट के बाद मे का या माइट का प्रयोग किया जाता है एज पर द रूल ऑफ द टेंस। ही टुक मेडिसिन, पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट ही होगा, यह बात तो बिल्कुल क्लियर है। ही टुक मेडिसिन, उसने दवा लिया, शो दैट, ताकि, ही माइट गेट वेल, वह ठीक हो सके। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटेंसेस मैं लाया हूं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसको कि आपने पूर्व के वीडियोज में ना सीखा हो, ना जाना हो और ना समझा हो। बहुत सारे छात्रों को इसे करने में आनंद भी आ रहा होगा और कुछ छात्र परेशान भी हो रहे होंगे। कारण सिर्फ एकमात्र है परेशानी का, लर्निंग कभी आपको धोखा नहीं देता, सीखना कभी आपको मिसगाइड नहीं करता। जब आप सीख नहीं पाते हैं, जब आप समझ नहीं पाते हैं, तभी आपको तकलीफ पहुंचती है, आप खुद अपने ऊपर झुंझला उठते हैं। आपके जीत का कारण आप स्वयं हैं और आपके हार का कारण भी आप स्वयं हैं। यह तो समझना पड़ेगा। मेहनत तो करनी होगी, मैं भी मेहनत करता हूं ताकि हमारे छात्र आगे डेवलप करें। आप भी मेहनत करें ताकि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, साथ में मेरा भी नाम रोशन हो। कौन नहीं चाहेगा ऐसा। याद रखने की कोशिश थोड़ी मन से करने की जरूरत है। आगे चले। वी डिड नॉट अपॉइंट सुमित, हम लोगों ने सुमित को नियुक्त नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट में है। ही हैड नॉट अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, वह इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ था, उपस्थित नहीं हुआ था। वी डिड नॉट अपॉइंट सुमित। अब ऑप्शन को देख लें, इफ यानी यदि, एज यानी जैसा कि, अनलेस यानी जब तक नहीं। अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, इस जब अनलेस का प्रयोग किया जाता है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है और इसे भी आपने सीख चुके हैं, सीख लिया है। We did not appoint Sumit. He had not appeared for interview. We did not appoint Sumit as he had not appeared for interview. The meaning is quite clear to you. आगे देखें। Princey found her books. Princey found her books. Princey ने अपनी सारी किताबें प्राप्त कर लिया। She had left them. She had left them. कहीं पर वो छोड़ रखी थी, तो स्थान वाली बात को ढूंढना होगा। व्हाइल का प्रयोग हम करते हैं जब के अर्थ में, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, व्हाइल का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वह टेंस प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, व्हेन और व्हाइल, दोनों का अर्थ होता है जब। व्हेन का अर्थ भी जब, व्हाइल का अर्थ भी जब। व्हेन का आपका जहां जी चाहे जब का अर्थ देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल मस्ट बी यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज फ्रॉम प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत जरूरी है, मस्तिष्क में याद करके रखना। प्रिंसी फाउंड हर बुक्स वेयर सी हैड लेफ्ट देम, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर, और यहां पर वेयर का अर्थ कहां नहीं है, यहां पर वेयर का अर्थ है जहां। ध्यान रहे, अगर कोई सेंटेंस वेयर से शुरू होता है और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन पड़ता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता और वैसी स्थिति में उसका अर्थ हो जाता है कहां। लेकिन व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ यदि सेंटेंस के बीच में हो और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता हो तो वैसी स्थिति में वेयर का अर्थ हो जाता है जहां। और यदि आप कहते हैं वेयर एवर तो उसका अर्थ हो जाता है जहां जहां।
ये छोटी छोटी थोड़ी सी अंतर को दिखलाने वाले शब्द हैं जो मस्तिष्क में रखना जरूरी है। और आपने वाई, वेयर, व्हेन, हाउ को एडवर्ब में काफी अच्छे तरीके से गहराई से सीखा है। आगे चले। ही इज ए गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। ही इज ए गुड ओरेटर। ही विंस ब्रावोस। ही गोस। हमारे पास 2 ब्लैंक स्पेस हैं, 3 वर्ड्स हैं। वेयर एवर का मतलब होता है जहां जहां, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, एज जैसा कि, ही इज ए गुड ओरेटर देयरफॉर ही विंस ब्रावो, यहां पर यूज करना पड़ेगा देयरफॉर। वह एक अच्छा वक्ता है इसीलिए उसे लोगों से शाबाशी मिलती है जहां जहां वह जाता है। इट मीन्स दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा वेयर एवर। Wherever. He is a good orator, therefore he wins bravos wherever he goes. Now the meaning and the words both are clear to you all. अगले सेंटेंस को देखें। The flood water reached the village. The villagers were evacuated. बाढ़ का पानी गांव के अंदर घुस गया। ग्रामीणों ने पूरे गांव को खाली कर दिया। अब यहां पर हम लोग के पास ऑप्शन है एज सुन एज और सो। एज सुन एज यानी ज्यों ही, जैसे ही, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा बारिश होने लगी। तो ऐसी स्थिति में आपको एज सुन एज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल है एज सुन एज द फ्लड वाटर रिच द विलेज, जैसे ही, ज्यों ही बाढ़ का पानी गांव में पहुंचा, द विलेजर्स वेयर इवैक्यूएटेड, ग्रामीणों ने, गांव वासियों ने गांव को खाली कर दिया। इवैक्यूएट मीन्स खाली करना। अगले सेंटेंस को देखें। स्कार्सली हैड वी स्टेप्ड आउट। बहुत सुंदर सा सेंटेंस है। हमारे पास कंजक्शन की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पेयर में चलते हैं, जैसे नाइदर नॉर। अगर नाइदर आया है तो आगे नॉर आएगा। आइदर और, अगर आइदर का प्रयोग आपने किया है तो आगे और आएगा। ठीक वैसे ही है हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, नो सूनर देन। अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आगे देन आएगा। और इसे भी आपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर्स में सीखा है। यहां पर सेंटेंस है स्कार्सली। स्कार्सली हैड वी स्टेप्ड आउट, जैसे ही, मुश्किल से ही हम लोगों ने कदम बाहर निकाला ही था, यानी घर से बाहर निकले ही थे। इट बिगैन टू रेन, और वर्षा होने लगी। तो स्कार्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, ये याद रहना चाहिए। हार्डली इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, बट नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद देन आता है, लेकिन हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर बाकी जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं। हमें इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन का, क्योंकि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, और ये देन तो आपका एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाता जिसका अर्थ तब होता है। आई होप ये 10 सवालों में यदि आपका आंसर मेरे साथ पूर्णतः टैली कर रहा है तो बहुत ही खुश होने की जरूरत है। और यदि गलतियां हुई है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इसे सीख लेने की जरूरत है। और इन 10 से आप 50-50 सेंटेंस, 100-100 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस लिखने की, बोलने की दोनों शुरू हो सके। अगले में देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे भी है अंडरलाइन द राइट वर्ब टू शो एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट। इस तरह के सेट को पहले भी मैंने डील किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। दिस इज द सिंपल थ्योरी। यू हैव टू come to know about the condition of the subject. If the subject is plural, naturally verb will be plural. If the subject is singular, verb will be singular.
we have to recognize them properly. And some rules is also required. That is not tough. This is the second time we are doing. So I think you will enjoy a lot to fill the right words. Let us see. Much said about politician. Much एडजेक्टिव है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ. मच वाटर, मच नॉलेज, मच एक्सपीरियंस. तो जाहिर सी बात है ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर की तरह. नॉलेज इज, नॉलेज आर नहीं. वाटर इज, वाटर आर नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल है. मच हमारा अनकाउंटेबल है, तो हमें क्या कहना चाहिए, मच हैज बीन सेड अबाउट पॉलिटिशियंस. अगला को देखें. दीज पोल्ट्री, पोल्ट्री आप समझ रहे हैं, पोल्ट्री वह जगह जहां पर पक्षियों को पाला जाता है, जैसे हेन, डक्स इत्यादि को पालते हैं लोग, बिजनेस पर्पस से ही पालते हैं, तो इन सारी को हम पोल्ट्री कहते हैं. और ये हमेशा प्लूरल होता है. आपको याद होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जन्म से प्लूरल होते हैं, जैसे आप शूज प्लूरल होता है, स्पेक्टेकल्स प्लूरल होता है, टीडिंग्स प्लूरल होता है. तो वैसे शब्दों को मस्तिष्क में रखने की जरूरत है, याद करके कि कौन कौन से शब्द प्लूरल होते हैं. पोल्ट्री हमारा प्लूरल है, देखते ही पता चल रहा, वैसे भी दीज भी इंडिकेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इज का प्रयोग नहीं. दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन. आगे देखें. नन ऑफ देम, आपको पता है कि क्रिया होती है ऑफ के पहले वाले के अनुसार. नन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वहां पर आपने नो वन, नोबडी को सीखा है, साथ ही साथ नन को भी सीखा है. और नन के बारे में आपको याद होगा कि नन का जब प्रयोग करते हैं तो यह दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है. आप नाइदर को भी सीखा है. नाइदर का अर्थ होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के अर्थ के लिए. आइदर का प्रयोग करते हैं दो में से किसी एक के लिए, और नन का प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा के लिए, यानी प्लूरल फॉर्म है. तो जाहिर सी बात है वर्ब हमारी प्लूरल होगी. नन ऑफ देम हैव अराइव्ड इट. अगर ये नोबडी होता या नाइदर होता, नाइदर ऑफ देम, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता हैज, क्योंकि नाइदर सिंगुलर है, नन हमारा प्लूरल है. जब कभी नन का प्रयोग लोग सिंगुलर की तरह भी कर देते हैं, लेकिन एक स्थिति मस्तिष्क में रहना चाहिए कि नाइदर इज सिंगुलर वेयर एज नन इज प्लूरल. नाइदर द बस नॉर द ट्रेन. आपको नाइदर नॉर, आइदर और में मैं बता चुका हूं कि क्रिया नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है या और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है. तो क्रिया किसके अनुसार होगी, नॉर के बाद द ट्रेन आया है, ट्रेन के मुताबिक क्रिया होगी. तो सीम्स है, सीम है, ये हमारा सिंगुलर है, तो यहां क्या हो जाना चाहिए, सीम्स. सीम्स का अर्थ होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना, जानकारी होना. आगे देखें. द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. देखिए यहां पर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो क्रिया किसके मुताबिक होगा, फाइंडिंग्स के मुताबिक. और फाइंडिंग्स हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा. तो फाइंडिंग्स के अनुसार प्लूरल हम करें तो क्या हो जाएगा, डज नॉट तो सिंगुलर है, तो डू नॉट हमें इस्तेमाल करना चाहिए. डू नॉट सजेस्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज. प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. सीता डज नॉट, तो सीता सिंगुलर, डज नॉट भी सिंगुलर. लेकिन दे डू नॉट, आप बात को समझेंगे, दे हमारा प्लूरल है, तो डू नॉट भी हमारा प्लूरल है. अगले सेंटेंस को देखो. शूज, शूज ये तो जन्म से प्लूरल शब्द है. जितनी भी संसार में चीजें हैं जिसमें दो पात्र होता है, दो पार्ट होता है, वह सब जन्म से प्लूरल होता है. सिंगुलर से प्लूरल को करने के क्रम में इस चीज को मैंने बताया था. जैसे आप शूज कहते हैं तो उसमें दो हिस्से होते हैं, तो एक जोड़ी शूज होता है. आप चश्मा कहते हैं तो इसमें दो ग्लास होता है. जितनी भी दो चीजों से बनने वाली उपयोगी उपकरण है मानव के उपयोग के लिए, वो सब जन्म से प्लूरल है.
आप कैंची कहते हैं सीजर्स, कैंची में 2 ब्लेड होता है, तो सीजर्स इज नहीं, सीजर्स आर। वो महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं किचन में टंग्स, चिमटा जिनको कहते हैं, चिमटा में 2 पार्ट होता है। अगर हम बोले टंग्स इज तो गलत हो जाएगा, हमें कहना चाहिए टंग्स आर। जितनी भी चीजें मानव के यूज के लिए है जिसमें 2 पार्ट होते हैं वह सब जन्म से प्लूरल है। तो शूज इज नहीं, शूज आर होगा, लेकिन यहां पर वर्ब दे रखा है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। और आप जानते हैं कि वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, उसमें एस या एस लगाकर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, जो वर्ब का 5th फॉर्म के नाम से जाना जाता है। आगे चले, आई द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर गौर करना है, आई का ही एक्सटेंशन है, एक्सप्लेनेशन है, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिया कंट्रोल होगी आई के मुताबिक। अब इसके अनुसार क्या हो जाता है, टू बियर एवरीथिंग। इसके अनुसार क्या होगा, तो आई के अनुसार हैज तो नहीं होगा, हमें लिखना चाहिए, यूज करना चाहिए, आई द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बियर एवरीथिंग। द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर एंड सिंपल टू यू। ए नंबर ऑफ पीपल, इस वर्ड के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था 2 शब्द, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों शब्दों को आपने पढ़ा था एडजेक्टिव को पढ़ने के क्रम में। ए नंबर ऑफ जब रहे तो क्रिया प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ रहे तो क्रिया सिंगुलर होता है। यह याद करके मस्तिष्क में रखने की जरूरत है। ए नंबर ऑफ पीपल इन विलेज, क्योंकि क्रिया प्लूरल होती है तो हमें यूज करना चाहिए आर। लेकिन अगर द नंबर ऑफ रहता तो हम इस्तेमाल करते इज। बहुत इंपॉर्टेंट। और अंतिम क्वेश्चन है द इनफ्यूरिएटेड क्राउड। द इनफ्यूरिएटेड क्राउड, क्राउड यहां पर कलेक्टिव नाउन की तरह है, क्राउड इज होता है, क्राउड आर नहीं। क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो ऐसी स्थिति में द इनफ्यूरिएटेड क्राउड वॉज singular verb clamoring for the dead body. The meaning is quite clear to you all. In this way, we have done the question answer session. You have also judged yourself in what extent your answer is going to be corrected or not. And you have learned also. Therefore, I would like to suggest only one thing, that whatever the errors you have committed, don't repent on that. You simply try to improve that one. Because fortune favors the brave. Because fortune favors the brave. भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बहादुरी से किसी चीज को सीखने और करने की क्षमता रखते हैं। With these words, I conclude today's session by saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.